हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक 2018 का प्री का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग 2018 का मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो है वो हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने 2021, 2019 और 2018 का प्री तक का मैंने वीडियो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल में स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का भी सीरीज चलाया हूँ। अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। या फिर आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सबका फोल्डर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम बिहार एसआई का 17 दिसंबर से ही है। 17 दिसंबर को फर्स्ट और सेकेंड जो है वो शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो जो सुनहरा चावल होता है वो आपका जीरो जीरोप्थमीलिया नामक रोग को बचाव बचाव के लिए जो है वो अच्छा होता है। इसमें जो इसको जो है वो सुनहरा चावल को गोल्डन राइस कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पत्ति चावल की यह एक प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का जो है वो पूर्ववर्ती है। इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों यथा रतौंधी, अंधता, जीरोप्थेल्मिया आदि के निवारण और बचाव में सहायक जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह संधि 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ, यानी कि 1987 सितंबर में जो है वो सिग्नेचर हुआ। और इसको लागू कब किया गया, तो 1 जनवरी 1989 से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार कहते हैं, वो फैलता है पानी एवं खाद्य पदार्थों से। टाइफाइड रोग दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करने से होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि यह जो है वो बैक्टीरिया से होता है, जिसका कारण सैल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु है। यानी कि यह कौन सा जीवाणु के काटने से होगा या फिर उसके संक्रमण से, तो सैल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु नामक। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल की मछली है। तो स्वच्छ जल की जो है वो मछली है वो आपका रोहू और कतला जो है वो स्वच्छ जल की मछली है। प्रश्न के अनुसार रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियां हैं, जबकि इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली डॉग फिश जो है वो समुद्र खारे पानी की मछलियां हैं। वन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो वो आपका देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो कामेट जो है वो पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित है। प्रश्न के अनुसार हिमालय की पर्वत चोटियों में से कामेत भारत की उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर है और नामचा बरवा जो है वो तिब्बती हिमालय की चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था और वह कौन सा है। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र जो है वो विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस
श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन वर्ष 2005 में कोइबा तथा तीसरा जो है वो 2015 में जापान में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतवर्ष का नून माटी तेल शोध कारखाना कहाँ पर है? तो भारतवर्ष में नून माटी तेल शोध कारखाना जो है वो आपका असम में स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा 1962 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो आपका अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं काल के विस्तृत विवरण का जो है वो प्राप्त मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी दिल्ली में स्थित सीरी शहर और सीरी का दुर्ग मंगोलों के सुरक्षा हेतु खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जो है वो बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वह कहाँ का शासक था? तो उदय सिंह के साथ जो है जब चित्तौड़ का अकबर ने आक्रमण किया था 1567 में, तो उस समय जयसिंह जो है वो शासक था। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो है वो राणा उदय सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अंततः 1668 ईस्वी में कब्जा कर लिया तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीरगति को जो है वो प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में स्थित है। जिला रोहतास में शेर शाह की कालिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद विस्फोट होने से 1545 ईस्वी में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर की रचना जो है 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में किया था। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। और वे कश्मीर के शासक अंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो आपके आर्यभट्ट थे। गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर जो है वो घूमता है, और आर्यभट्ट ने ही शून्य की आविष्कार किया था या खोज किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर हैं? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। पहले जो है वो ऋषभ देव हैं। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है। 22वें जो है वो नेमिनाथ हैं। 24वें महावीर तीर्थंकर हैं। तो ये रहा जैन धर्म से संबंधित कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया। उन्होंने अपना प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो अगर बोला जाएगा तो आयरलैंड के यानी कि आयरिश महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड के विरोध में जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल
डायर द्वारा कराए गए भीषण नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दिया तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? तो आपके 6 प्रांतों में बना। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बम्बई प्रांत में इसे लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया, जबकि जो पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडलों में शामिल हुआ। जो गठबंधन मंत्रिमंडल था, प्रश्न अनुसार कांग्रेस के जो है वो उस समय 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल में उन्होंने अपना सरकार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में इसकी दिसंबर 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ। ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खान के द्वारा जो है वो किया गया था 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे 1869 में प्रार्थना समाज के सदस्य जो है वो बने, तथापि प्रश्न विकल्प के अनुसार उत्तर ए सही होगा। क्योंकि इसमें आत्माराम पांडुरंग जो है वो नहीं दिया है, तो महेंद्र गोविंद रानाडे जो है उनके सदस्य थे, तो उसके अनुसार ये सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो है वो शुरू हुआ था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ जो है महात्मा गांधी ने किया था तथा 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उसका शुरुआत किया। तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला और 24 दिनों तक यह चला था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं, यानी कि हर 1 किलोमीटर में जो है वो 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार रहते थे। वहीं जनसंख्या घनत्व 119 है नागालैंड का, और मणिपुर का 128 है, सिक्किम का जो है वो 86 है। और सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ था? तो ओवरऑल यूटी और स्टेट में मिला कर बोला जाएगा तो दिल्ली में, नहीं तो ऐसे बिहार में था। 24 क्वेश्चन नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो सदस्य देशों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में 190 सदस्य देशों का यह एक संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में अवस्थित है। यह अपना वित्तीयन सदस्य देशों से प्राप्त करता है, यानी कि फाइनेंशियली जो है वो अपने सदस्य देशों से फाइनेंस करता है, यानी कि पैसा इसमें आता है। IMF के सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार इसमें योगदान देते हैं, जो IMF में उनके निर्धारित कोटा पर आधारित होता है, यानी कि उसमें जो है वो कुछ कोटा निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार आपका अर्थव्यवस्था देश का कितना है उसके अनुसार उसमें पैसा जो है वो देना रहता है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त जो घटक है वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी व मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति होती है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है
कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कर जो है वो कम कर दिया जाएगा तब। जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। उसी प्रकार संबंधित तरलता अनुपात यानी कि SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ाने पर भी बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि CRR कम करने पर बैंकों के पास जो ऋण देने के लिए तरलता जो है वो अधिक होगी, जिससे बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो महारत्न नहीं है। तो BSNL जो है वो नहीं है। भेल, गेल और सेल जो है वो महारत्न कंपनी है। सितंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 12 जो है वो महारत्न कंपनी है। अब लगभग जो है वो 16 महारत्न कंपनी हो गया है। आप जो है करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा। तो ये जो है वो आपके महारत्न कंपनी है। भेल है, BPCL है, CIL है, HPCL है, IOCL है, NTPC लिमिटेड है, ONGC है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 2022 तक था और REC जो है वो लिमिटेड था। ये 12 कंपनियां थी, लेकिन अब शायद 16 हो गया है। आप जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है। तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यह जो है वो गलत है। जैसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जिसको बोला जाता है कि 3 आयाम डायमेंशन होता है, जैसे स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर होता है, जिनके तहत क्रमशः 2, 2 और 6 यानी कि कुल 10 इंडिकेटर शामिल होते हैं। यानी कि 2 स्वास्थ्य का इंडिकेटर होता है, 2 शिक्षा का और 6 जो है वो जीवन स्तर का। इस सूचकांक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रत्येक प्रचलन का प्रभांश 1/6 है, जबकि जीवन स्तर का प्रत्येक प्रचलन का प्रभांश जो है 1/18 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो है वो PC महालनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, यानी कि दोनों होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके गलत हो सकता है, या फिर दोनों अगर जो भी ऑप्शन लगाया होगा उनको सही मिला होगा। भारतीय नियोजन यानी कि इंडियन प्लान में के वास्तुकार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता वर्ष 1950 में आयोग की स्थापना हुई तथा पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देश पर KN राज द्वारा तैयार किया गया था, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हालांकि उनके विद्वान PC महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा जो है वो देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिक पर जो है वो बल दिया था। और यह जो है 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। तो उसमें जो है ऑप्शन A और B दोनों सही, B और D दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करती है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह RBI का काम नहीं है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, करेंसी जारी करना और नगद आरक्षण का जो है संरक्षण करना, ये जो है RBI का काम है, लेकिन जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो वो पीली क्रांति है, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन से जो है वो तिलहन में के उत्पादन में बढ़ावा आया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है वो केरल में है। प्रश्न के अनुसार केरल जो है वो सही उत्तर था, लेकिन अब मई 2022 में जारी नवीनतम
जो आया है आपका बुलेटिन के अनुसार, SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2020 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन बचे पर 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु शिशु जो है वो मिजोरम में हो गया है। जिसके बाद क्रमशः नागालैंड चौथे स्थान पर, सिक्किम 5वें स्थान पर, मणिपुर और केरल जो है वो दोनों छठे स्थान पर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका जिनेवा में स्थित है। और भी बहुत सारे मुख्यालयों का अगर हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना है तो मैं जो है स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ, उसमें मैंने जो है वो सबका हेडक्वार्टर के बारे में करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना GATT के स्थान पर माराकेश समझौता के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन हेतु 1 जनवरी 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें दिया हुआ है रीनिंग के कितने जो है वो आपके ट्रायंगल है, तो आप जो है वो रीनिंग अगर बनाते होंगे तो गिन लेंगे कि 24 ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में उसको जो है वो जगह मिला है? तो भाग 4A में जो है वो जगह मिला है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 51A अनुच्छेद में 11वां जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वो कौन था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? तो यह जो है वो हेगल का कथन है, हेगल के कथन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा जो है वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और उस समय उसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उस समय पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके तहत डोमिनियन दर्जा की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज का जो है वो लक्ष्य का घोषणा किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है वो निर्वाचन किया गया, और वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ? तो वो 1909 के मिंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के साथ भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो है वो अधिकृत संपत्ति आवश्यक नहीं है। देशीकरण से आप बन सकते हैं, जन्म से बन सकते हैं, वंश के आधार पर बन सकते हैं, जन्म वंश आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तथापि अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आधार नहीं है। या फिर रजिस्ट्रेशन करके भी आप जो है वो भारत के नागरिक रह सकते हैं, बन सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वो उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है वो सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 94 ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो वो आपका पंजाब में नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। प्रश्न के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका थी, परंतु जम्मू और कश्मीर को वर्ष 2019 में संघ राज्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था, इसीलिए उसमें विधान परिषद जो है वो फिलहाल जो है वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि अब वो यूटी बन चुके हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है वो भारतीय नागरिक को है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर पर की समता है। लोक नियोजन यानी कि जो नौकरियां मिलती हैं उसमें जो है वो सबको जो है वो अवसर का समानता मिलेगा। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के हैं। बाकी और जितने आर्टिकल बचते हैं इन 4 आर्टिकलों के बाद वो जो है वो आपके विदेशी नागरिकों को भी अधिकार है। सत्य कथन जो है वो चूज करना है कि राज्यसभा में 11 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह गलत है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, नहीं करते थे, तो ये जो है वो 2018 के हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन अब लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं। राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत हुआ करता था, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन को करते थे, जो कि खत्म हो गया है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि संविधान के तहत परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है कि लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये मनोनीत करेंगे, वो जो है वो खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सत्य कथन कौन सा है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, दोनों सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति अवश्य समझे वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो उसके अनुसार ए और सी दोनों सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए आवश्यक कोरम, जिसको गण पूर्ति, सदन के कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग, यानी कि जितना भी सदस्य है उसका 10वां भाग जो है वो आना जरूरी है, यानी कि लगभग 25 जरूरी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो
एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है वो अभिकर्मकों की सांद्रता, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था एवं सतत क्षेत्रफल, तापमान और उत्प्रेरक की उपस्थिति। एंथैल्पी में परिवर्तन अभिक्रिया का परिणाम है, उससे प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवर्तन का परिणाम है लेकिन वह उसको प्रभावित नहीं करता है। एंथैल्पी यह अभिक्रिया के दौरान निःसृत या आवेशित ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनोट्यूब जो है वो फ्लोरेंस का सदस्य है। प्रश्न विकल्प के अनुसार नैनो ट्यूब फ्लोरीन संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ये कार्बन के नैनोमीटर श्रेणी के व्यास वाले एकल भित्ति ट्यूब अपरूप होता है जो फ्लोरीन्स और ग्रेफीन के मध्यवर्ती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि कॉपर के लिए मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, तो बेल धातु में जो है वो जिंक नहीं होता है। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में जिंक होता है। पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में जिंक होता है, जबकि बेल मेटल में तांबा और टीन का जो है वो मिश्रण होता है, तो इसमें जिंक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन जो कि 2018 के मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगला 50 क्वेश्चन जो है मैं कल वाले वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।